नैनिका होटल के कमरे में बैठी अपने पुरानी यादों में इस कदर खो गई थी कि उसे अपने रूम के दरवाजे पर की गई नॉक तक सुनाई नहीं दे रही थी। हालांकि वो ज्यादा देर अपने यादों में गुम ना रह पाई, क्योंकि उसका फोन रिंग करने लगा और उसने अपने लॉकेट को वापस से गले में डालकर कॉल को रिसीव कर लिया। लेकिन फोन की दूसरी तरफ से मनवीर की आवाज आते सुन नैनिका ने बिना उसकी पूरी बात सुने फोन को ये कहते हुए रख दिया कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए तुम मुझे कॉल मत करो। कॉल कट करने के 2 सेकंड बाद उसका फोन वापस रिंग करने लगा, जिस पर नैनिका ने फोन को पावर ऑफ कर दिया और बेड से उठकर होटल के खिड़की पर खड़ी हो गई। 10 मिनट बाद उसे अपने रूम के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुन नैनिका ने बिना सोचे कि ये मनवीर हो सकता है, दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे पर खड़े मनवीर को देख नैनिका ने अपनी भौहों को चढ़ाया और बिना मनवीर की बात सुने दरवाजे को उसके मुंह पर ही बंद कर दिया, जिस पर मनवीर ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी और नैनिका से विनती करते हुए बोला, नैनी खोलो दरवाजा, मुझे बात करनी है। गो टू हेल, मैं नहीं खोलने वाली। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का होने वाला पति मेरे कमरे के अंदर आए, और वैसे भी मैंने सभी यादों और रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। रूम के अंदर से नैनिका के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने नहीं किया अभी मूव ऑन, क्या 5 मिनट के लिए भी नहीं खोल सकती? मनवीर ने कहा। नहीं किया मूव ऑन तो जाकर कूद जाओ होटल के छत से, किसी चीज की टूटने की आवाज के साथ नैनिका अंदर से चिल्लाई। इधर बंगलौर में एकांशी के शरीर में उन लड़कों द्वारा खिलाए पिल्स का असर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल और हरकतें धीमी हो गई थी। एकांशी अपनी खुद की बुझी बुझी सी सांस लेने की आवाजों को सुन सकती थी। वो काफी देर तक अपनी आंखों को ठीक तरह से खोल पाने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को अयांश के गले में फंसाती रही और फिर अपनी आंखों को खोलकर अयांश की बाहों में सिकुड़ गई। अयांश को लगभग 1 मिनट तक निहारते रहने के बाद उसने एक हल्की मुस्कान के साथ अयांश के चेहरे को अपने हाथ में भर लिया और वापस अपने सिर को उसके सीने पर रखते हुए शिकायत भरे लहजे में बोली, आप इतनी देर में क्यों आए? मैं डर गई थी। आप मुझसे नाराज हैं क्या? अयांश, जो कि उसे सुन रहा था, उसके चेहरे पर देखते हुए उसकी आंखें खाली हो गई थी। वो उसे ही सीधे घूर रहा था। अपने गले को साफ करने के बाद उसने अपने हाथ को एकांशी के कमर से हटाकर अपने चेहरे से उसके हाथ को अलग किया और फिर कहने लगा, मैं नाराज नहीं हूँ। कहते कहते अयांश ने अपने कोट के पॉकेट से रुमाल निकाला और फिर एकांशी के माथे और गर्दन पर आए पसीने को आहिस्ते से पोंछते हुए काफी हिचकिचाहट भरे अल्फाज को समेटते हुए कहना जारी रखा, आई एम सॉरी। नशे में होने की वजह से अयांश के मुंह से सॉरी शब्द सुनकर एकांशी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन कीर्ति दोनों की बातचीत सुनते हुए अपने आप पर कंट्रोल ना रख सकी और सॉरी शब्द सुनते ही फुल स्पीड से भागती कार में ब्रेक लगा दिया। वहीं राजवी और राघव भी घूमकर अयांश के चेहरे पर देखने लगे। हालांकि अयांश पर उन तीनों की नजरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक सरसरी नजरों से तीनों को देखने के बाद अयांश ने कृति की तरफ देख गंभीरता से कहा, होटल ले चलो। मुझे लगता उन्होंने एकांशी को किसी तरह का ड्रग दिया है, रेस्ट करेगी तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। अपने अचंभे भरे एक्सप्रेशन को संभालकर कृति अपने भौहों को उछालते हुए अयांश के बात का कोई जवाब देती, उससे पहले ही उसने एकांशी को अयांश के बाहों से खुद को छुड़ाते हुए देखा और अगले ही पल उसने एकांशी के लापरवाही से चिल्लाने की आवाज सुनी, जो कि कह रही थी, होटल नहीं जाना मुझे, वहाँ पर एक रास्कल मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डराता है। इतना कहने के बाद वो अयांश के बाहों से खुद को छुड़ाने में कामयाब ही गई और उठकर कार में खड़ी होने की कोशिश करने लगी। अयांश ने जब उसके आवेगी व्यवहार और कार के छत से उसके सिर के टकरा जाने के संभावना को महसूस किया, तो वो भी बिना देरी के अपने जगह से हल्के से उठकर एकांशी के सिर पर हाथ रख दिया, जिससे जब एकांशी खड़ी होने लगी तब कार की छत से उसका सिर टकराने के बजाय अयांश का जख्मी हाथ टकरा गया, जिसकी वजह से अयांश का हाथ एकांशी के सिर और कार की छत में कुचल सा गया, जिससे अयांश ने अपने हाथ में कुछ टूटने की तरह दर्द महसूस किया। उसकी आंखें उस दर्द को अपने अंदर रखने की वजह से बंद हो गई।
और अगले ही पल उसने अपने हाथ को एकांशी के सिर से हटा लिया और वापस से एकांशी को कमर से पकड़ते हुए सीट पर बैठ गया। रास्कल, किसे कहा तुमने? बैठने के साथ ही अयांश ने पूछा। मिस्टर अयांश, आदित्य को कहते हुए एकांशी हंसती है और फिर अयांश के बिखरे बालों में अपने हाथ को फेरते हुए कहना जारी रखती है, आप मुझे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से नहीं डराते क्या? उसके मासूमियत से हंसने और अटपटी बातों को सुन अयांश का एकांशी के प्रति अपने प्यार को जाहिर न करने का संकल्प कमजोर पड़ने लगा, जिससे ना चाहते हुए भी उसके होंठ मुस्कुराने के लिए खुल गए। आधे मिनट तक मुस्कुराते रहने के बाद अयांश और अधिक अपने जज्बात को नियंत्रण में ना रख पाया और अगले ही पल थोड़ी आवाज के साथ हंसने लगा। उसकी हंसने की आवाज कार में चारों तरफ गूंज गई, जिससे सभी की नजरें एक बार फिर अयांश और एकांशी के ऊपर ही जा टिकी। अयांश को हंसता देख सभी के साथ साथ नशे में होने के बावजूद एकांशी भी हैरानी से उसके चेहरे को घूरते हुए कहने लगी, आप हंस रहे हैं? एकांशी के सवाल पर और उसकी आंखों में आंसू देख अयांश धीरे धीरे अपने हंसी को समेटने लगा। एक पल के बाद वो पूरी तरह से शांत हो गया, जिस पर एकांशी एक बार फिर बोली, कभी आपको ऐसे हंसते हुए नहीं देखा, आदत डाल लीजिए, अच्छे लगते हैं। उसकी इस बात ने जैसे अयांश के दिल को धीरे धीरे चीरना शुरू कर दिया था, जिससे उसके दिल का अकेलापन और जख्म ताजा होने लगा। आज से पहले वो कब इस तरह खुलकर हंसा था उसे भी याद नहीं था, इसलिए जब वो उसे देखने के लिए अपने सिर को नीचे करने लगा, तब एकांशी खुद ही उसके गले में हाथों को डालकर उसके सीने से चिपक गई। हांफती हुई एकांशी की गर्म सांसें अयांश के सीने से टकराने लगी और एकांशी अपने हाथों को अयांश के गर्दन पर अजीब तरह से घुमाने भी लगी, जिससे अयांश ने अपने अंदर कुछ अनजाने भाव को जागते हुए महसूस किया। तभी उसने एकांशी के हाथों को अपने गर्दन से निकलता हुआ देखा और अगले ही पल एकांशी ने अपने कपड़ों को पकड़कर बेपरवाही से खींचना शुरू कर दिया और साथ में कहती भी रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई फील हॉट अयांश, प्लीज हेल्प मी, डोंट वरी, हम होटल के करीब ही हैं। सोने के बाद तुम अच्छा महसूस करोगी, आंखें बंद करके सो जाओ, अयांश ने उसके बालों को सहलाते हुए नम्र आवाज में कहा। मुझे नींद नहीं आ रही, कहते हुए एकांशी ने अपने सिर को उसके सीने से उठा लिया और अपने कपड़ों को खींचते हुए फिर से कहने लगी, अयांश, आई फील हॉट, गिव मी अ लॉन्ग किस। कार में सिर्फ उन दोनों की बात करने की आवाज की वजह से सबने एकांशी की किस मांगने वाली बात सुन ली, जिस पर राघव की आंखें और मुंह अनायास ही फैल गया, जिससे वो अपने थूक को निगलते हुए कार की खिड़की से बाहर देखने लगा। वहीं कृति फ्रंट मिरर में दोनों को देख मुस्कुराते हुए कार को ड्राइव करती रही। हालांकि राजवी को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेबसी से सब कुछ देखने के अलावा कर भी क्या सकती थी, इसलिए उसने भी अपने सिर को मोड़कर दूसरी तरफ कर लिया। इधर जब एकांशी ने अयांश से किस करने के लिए कहा तो अयांश चौंक गया था। एक शर्म की लाल लकीर उसके शांत चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी, इसलिए अगले ही पल उसने उसके कमर को छोड़ा और उसके मुंह को ढकने की कोशिश करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाया ताकि वो शांत हो जाए। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इधर जब एकांशी ने अयांश से किस करने के लिए कहा तो अयांश चौंक गया था। एक शर्म की लाल लकीर उसके शांत चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी, इसलिए अगले ही पल उसने उसके कमर को छोड़ा और उसके मुंह को ढकने की कोशिश करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाया ताकि वो शांत हो जाए। लेकिन इन सभी हरकतों ने तो जैसे एकांशी को और बेचैन कर दिया था, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे अयांश उस पर गुस्से से चिल्लाने वाला है। इसलिए उसने जबरदस्ती अपने हाथ को उसके गर्दन के चारों ओर लपेटा और अपने सिर को अयांश के चेहरे की तरफ उठाते हुए उसके होंठों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। वहीं अयांश के लिए ये सब कुछ और भी ऑकवर्ड होता जा रहा था। एक तो राघव की नजरें उन दोनों से एक सेकंड के लिए नहीं हट रही थी, ऊपर से कृति की भी बीच बीच में अजीब सी लंबी लंबी सांसें भगने की आवाज आ रही थी।
दोनों का रिएक्शन और एकांशी का बेपरवाह बर्ताव अयांश को असहज स्थिति में डालने लगा। अयांश की जिंदगी में ये पहली बार था जब उसने इतनी शर्मिंदगी महसूस की थी। इसलिए जब एकांशी उसके होंठों को चूमने के लिए उठने लगी, तब तेजी से रिएक्ट करते हुए अयांश ने अपने सिर को सीट पर टिकाकर ऊपर कर लिया ताकि वो उस तक ना पहुंच सके। अयांश के होंठों तक ना पहुंच पाने की वजह से एकांशी अपने सिर को वापस नीचे करने लगी। नशे में होने के बावजूद भी उसे अयांश का अपने प्रति ठंडा बर्ताव याद आने लगा, जिससे उसकी आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे अयांश ने उसे हमेशा की तरह इग्नोर कर दिया है और एक बार फिर उसके फीलिंग्स का मजाक बना दिया गया हो। उसके रोने और सिसकने की आवाज कार में बैठे अब सभी आसानी से सुन पा रहे थे। इसलिए अयांश ने भी अपने सिर को नीचे किया और एकांशी से कहने लगा, एकांशी रोना बंद करो, एक पल के लिए शांत हो जाओ। उन्होंने तुम्हें क्या खिला दिया है? इस अजीब बर्ताव को बंद करो। तुम अपनी आंखें बंद करके सो जाओ, इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा। नहीं, नहीं करना मुझे अपना दिमाग शांत। आप मुझे रोने के लिए मजबूर करते हैं। आप जब भी मेरे करीब होते हैं या तो मुझे डांटते हैं या फिर ऐसे कोल्ड ब्लडेड बन के बैठे रहते हैं जैसे मैं आपके आसपास होती ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे साथ सो जाने के बाद आप सुबह मेरे बगल में नहीं होते, उस वक्त मैं कैसा महसूस करती हूँ इसका आपको अंदाजा तक नहीं है। अगली बार मेरे साथ सोने के बाद आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा, एकांशी सिसकियां भरती हुई कहती रही। अयांश उसकी बातों को सुनकर अवाक रह गया था, इसलिए असहाय तरीके से वो उसकी तरफ सिर झुकाए कहने लगा, एकांशी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब शांत हो जाओ। नहीं, मैं आप पर यकीन नहीं करूंगी, आप रास्कल हैं जो मुझे रोने के लिए अकेला छोड़ देता है। मैं आप पर यकीन क्यों करूं? मुझे एक रीजन दीजिए जिससे कि मैं आप पर भरोसा कर सकूं। एकांशी ने बेफिक्री से उसके बात को बीच में ही काटते हुए कहा और फिर से रोना शुरू कर दिया, जिससे अयांश थोड़ा हताश होने लगा और आखिरकार उसने हार मान ही ली कि वो इस वक्त एकांशी को किसी भी तरह से शांत नहीं करा सकता। इसलिए बिना किसी की परवाह किए वो उसकी तरफ झुका और अगले ही पल एकांशी ने अपने होंठों पर एक कोमल एहसास को महसूस किया। अयांश के प्यार भरे किस्से वो लगभग आधे सेकंड तक हैरानी में रही, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी आंखों को बंद करना शुरू कर दिया और उसके गले में अपनी बाहों को अच्छी तरह फंसाते हुए उस लम्हे के एहसास को जीने लगी। उसकी सांसें गंभीर और तेज होने लगी थी और साथ ही वो किस भी गहरा हो चला था। दोनों को एक दूसरे में इस तरह से डूबा हुआ देख राघव ने अपने गले को साफ करने का नाटक किया, जिससे उसकी आवाज अयांश के कानों में गई और वो एकांशी की मर्यादा के बारे में सोचते हुए उससे अलग होने लगा। हालांकि एकांशी उसे दूर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बाहों को उसकी गर्दन पर और अधिक कसा और उसे किस करना जारी रखा। एकांशी की बेचैनी को अपने होठों पर महसूस करते हुए अयांश ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपने आप से थोड़ा दूर किया। अपने होंठों से अलग होते ही उसने एकांशी के चेहरे को देखा। सांस न लेने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था और रोने की वजह से उसकी आंखें चमक रही थी, जिसे देखते हुए अयांश ने कहा, मैं अब से तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच में? एकांशी ने अपनी चमकीली आंखों से उसे देखते हुए ऐसे पूछा जैसे वो उससे सहमति मांग रही हो। हाँ सच में, अयांश ने कहा, उसे कसकर सीने से लगाते हुए। अयांश को उसे ऐसे गले लगाना और सरलता से आश्वासन देना कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, आखिर में उसके दिल में छाई एक उदासी को हटाने में कामयाब हो गई और उसके सीने पर सिर रखकर वो हल्का महसूस करने लगी। दूसरी ओर अयांश का गला कुछ कसावट से भरने लगा था। वो नहीं जानता था कि वो ये सब क्यों कर रहा था या फिर वो अपने कभी छोड़कर ना जाने वाले वादे को निभा पाएगा या नहीं, क्योंकि उसकी नजर में एकांशी जो भी थी वो उसे भुला पाने में खुद को सक्षम नहीं पाता था। एकांशी के करीब होना उसे जितना सुकून देता था उतना ही तड़पाता भी था, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा नीरस दिखाई देने लगा।
वहीं एकांशी का शरीर अब स्थिर हो गया था। उसकी सांसों की गर्माहट वो अपने सीने पर आसानी से महसूस कर पा रहा था और उसकी गहरी आवाज से वो ये समझ गया कि एकांशी नींद में चली गई है। इसलिए उसने सावधानी से अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया और अपने कोट के बटन को खोलकर को धीरे धीरे पहले एक बाह से फिर दूसरी बाह से अपने कोट को निकालकर एकांशी के ऊपर डाल दिया। इधर मुंबई में ऑफिस के एंट्रेंस से काफी दूर कार खड़ा कर नक्श बाहर निकल गया और कार से ही टिककर आरोही के ऑफिस से निकलने का इंतजार करने लगा। कार के दरवाजे से टिके हुए उसने लगभग 20 मिनट वैसे ही गुजार दिए। तभी कहीं जाकर उसे आरोही ऑफिस से बाहर निकलती हुई नजर आई। उसके चलने की स्पीड और नीचे किए सिर को देख नक्श समझ गया कि वो दिन भर के भाग दौड़ के बाद थक गई है। फिर भी उसने उस वक्त उसे घर पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा और छुपकर उसे ही देखने लगा ताकि आज किसी भी तरह वो उसके बॉयफ्रेंड को देख सके। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इधर आरोही उबे मन से सड़क के एक किनारे खड़ी होकर अपने बुक किए हुए कैब का इंतजार करने लगी। रिस्ट वॉच में बार बार वक्त देखते हुए वो उबासी भी ले रही थी। तभी उसने अपने पीछे से किसी को आवाज देते हुए सुना, जिससे वो हल्का सा घूमकर उधर ही देखने लगी। वहाँ कैजुअल ड्रेस में एक हैंडसम लड़का उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। दिखने में वो आरोही का हम उम्र ही लग रहा था। उसके ड्रेसिंग सेंस और हैंडसम से चेहरे को 1 मिनट तक देखने के अगले ही पल आरोही उत्सुकता से चिल्लाई, प्रेम। आरू। मुझे हैरानी हुई, मुझे लगा नहीं पहचान पाओगी। आगे से उस लड़के प्रेम ने अपने बालों में हाथ को डालकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तक आदत नहीं बदली, अपने बालों को ठीक करना बंद करो, वो पहले से ही ठीक है। कहने के बाद आरोही आगे बढ़ी और अपने एड़ियों को थोड़ा उठाकर उसके गले से लग गई। मैंने तुम्हें मिस किया, दादी के बारे में सुना, तुमने मुझे कॉल पर क्यों नहीं बताया? प्रेम उसके पीठ पर थपकी देते हुए बोला, इसमें बताने वाली क्या बात थी? वैसे भी तुम अपने एयर फोर्स की जॉब में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो, बात करने का मौका ही कहाँ मिलता है। आरोही शिकायत भरे लहजे में बोली, जिस पर प्रेम उससे अलग हटकर दूसरी तरफ हो गया और उसे कनखी नजरों से देखते हुए कहने लगा, लगता है मेरी आरू मुझसे रूठी हुई है। खैर, अगर कोई माफी के बदले 2 हफ्ते की डिनर ट्रीट चाहता है तो 2 हफ्ते की डिनर ट्रीट। प्रेम का ऑफर सुनते ही आरोही उत्सुकता से चिल्ला पड़ी और अगले ही पल प्रेम के हथेली को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहने लगी, सभी डिशेज मैं सेलेक्ट करूंगी क्योंकि बिल तुम दोगे, इसलिए मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं मुंबई के अच्छे खाने वाली जगहों के बारे में नहीं जानता। अगर बुरा ना माने तो क्या मिस आरोही मेरी फूड गाइड बनना पसंद करेंगी? आगे से प्रेम ने उसके सिर पर अपने हथेली को रखे हुए बोला, चलो ज्यादा नौटंकी मत करो। कहते हुए आरोही ने अपने फोन को निकालकर कैब ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और फिर प्रेम के साथ साथ चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ नक्श दूर से दोनों की नजदीकियों को आसानी से देख पा रहा था। हालांकि वो दोनों की बात सुनने में असक्षम था, फिर भी उनके गले मिलने, हाथ पकड़ने और चेहरे की मुस्कान को देख वो ये समझ सकता था कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। लेकिन पता नहीं क्यों उनकी खुशी देख नक्श की दिमाग की नसें गुस्से से फटी जा रही थी। हालांकि वो अपने गुस्से का कारण नहीं जान पा रहा था। इस पल उसके दिल में उस लड़के के प्रति ईर्ष्या की भावना पनप रही थी। इसलिए गुस्से में ही वो अपने कार में एंटर हो गया और दरवाजे को पटक कर बंद करते हुए खुद में ही झुंझला कर बोला, जब किस मुझे किया था तो गले उस लड़के से कैसे मिल सकती है, और तो और उसका हाथ भी पकड़ रही थी। आई हेट आरोही। इतना कहते हुए उसने कार को स्टार्ट किया और खिड़की के बाहर लगे साइड मिरर में उन दोनों के साथ चलने का रिफ्लेक्शन देखते हुए आगे बढ़ गया। इधर बंगलौर में कृति ने कार को होटल के सामने खड़ा किया और अपने सिर को पीछे बैठे अयांश की तरफ घुमाकर बोली, अयांश हम पहुंच गए। कृति की बात सुन अयांश ने अपने निगाहों को एकांशी के चेहरे से हटाकर खिड़की के बाहर घुमाया।
तो पाया कि कृति ने कार को होटल के एंट्रेंस से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया था। अभी वो देख ही रहा था कि उसी पल उसने अपने तरफ के दरवाजे को खुलते हुए देखा, जो कि राघव द्वारा खोला जा रहा था। सर, संभाल के कार के बाहर आइएगा, खुद को या मिसेज आदित्य को चोट मत पहुंचा लीजिएगा। राघव ने जल्दी से अपने हाथ को उठाकर कार के छत पर लगाया, ताकि कार से बाहर आते हुए अयांश का सिर ना टकरा जाए। एकांशी को अभी भी नींद में देख अयांश ने उसे जगाने की कोशिश नहीं की और उसे अपनी बाहों में अच्छे से कसते हुए कार से बाहर निकल आया। चूंकि इतनी देर से वो एकांशी को अपने गोद में लिए हुए बैठा था, इसलिए उसके पैर सुन्न हो चला थे, जिसकी वजह से उसे पहले कुछ मिनटों तक सीधा खड़ा होने में तकलीफ हुई। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को स्टेबल भी कर लिया और लंबे लंबे कदमों के साथ होटल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर राजवी भी कार से निकली और कृति को एक नजर देख मुंह बनाते हुए वहां से आगे बढ़ने लगी, जिस पर कृति तेजी से लपकी और राजवी की कलाई पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। काफी दिन बाद मिले राजवी, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को हेलो भी नहीं कहोगी क्या? कृति मुस्कुराते हुए बोली। सबसे अच्छी दोस्त? हम दोस्त कब से बन गए? राजवी ने तल्खी से कहा। ओह चलो भी राजवी, मैंने सिर्फ एक बार ही तुम्हारे सिर पर जूस डाला था, वो भी तुम अयांश से इतना नहीं चिपकती तो मैं वो नहीं करती। अब इतने साल पहले की बात को लेकर इतना गुस्सा होने वाली भी क्या बात है? कृति ने मजाकिया भाव से कहा। जस्ट शट अप, मेरे रास्ते में तुम हमेशा टांग अड़ाती आई हो, मुझसे दूर रहना समझी। कुछ साल पहले अयांश और पूरे कॉलेज के सामने अपनी हुई बेइज्जती को याद करते हुए राजवी गुस्से से चिल्लाई। रास्ते में मैं टांग अड़ा रही हूँ? क्या मजाक कर रही हो? राजवी के ऊपर हंसते हुए कृति बोली और फिर अपनी आंखों को राजवी के चेहरे पर अजीब तरह से टिकाते हुए कहने लगी। देखा था मैंने उस कमरे में तुम कैसे चिपक रही थी अयांश से। क्या अब तक तुम उसके पीछे ही पड़ी हो, जबकि वो अपनी पत्नी को लेकर इतना सेंसिटिव है? हाँ हूँ तो क्या? और अयांश एकांशी को लेकर जरा भी सेंसिटिव नहीं है। तुम शायद यकीन नहीं करोगी, लेकिन वो दोनों एक कमरे में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रहते हैं, वरना मुंबई में अयांश अपने वर्ली वाले मेंशन में और एकांशी उसके जुहू वाले मेंशन में क्यों रहती है अलग अलग? राजवी अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए हुए बोली और वहां से मुड़कर होटल की तरफ बढ़ गई। वहीं उसकी बात को सुनने के बाद कृति स्तब्ध खड़ी रह गई। कुछ देर के लिए तो उसे राजवी की बातों पर यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसके चेहरे की संतोषजनक मुस्कान को याद किया तो उसे अयांश और एकांशी के रिश्ते पर थोड़ा संदेह होना शुरू हो गया। हालांकि वो काफी देर तक इसके बारे में ना सोच पाई और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। इधर कमरे में आने के बाद अयांश ने एकांशी को बेड पर लेटाया और अपने कोट को उसके ऊपर से हटाकर एक बगल रख दिया। एकांशी के ऊपर ब्लैंकेट को फैलाकर वो वहां से मुड़कर जाने लगा। तभी उसे एकांशी की आवाज आई, जो धीमे से होंठों ही होंठों में कह रही थी, गर्मी गर्मी लग रही है मुझे। एकांशी की आवाज से अयांश वापस मुड़कर एकांशी के करीब बैठ गया और उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटाकर एसी के तापमान को और अधिक कम कर दिया, जिससे कि एकांशी ज्यादा गर्मी महसूस ना करे और आराम से सो सके। कुछ ही देर में कमरे का तापमान ठंडा हो गया और एकांशी एक बार फिर गहरी नींद में चली गई। उसके मासूम से अबोध चेहरे की शांति देख अयांश के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। ऊपर से उसे एकांशी का बेधड़क रास्कल कहना और उससे किस मांगना उसके दिल की गहराई तक खुशी देने लगा, जिसकी वजह अनायास ही अयांश एकांशी के चेहरे की तरफ झुक गया और धीरे से उसके माथे पर अपने होठों के स्पर्श को रख आहिस्ते से ऊपर उठ गया। वहां से उठने के बाद उसने अपने बैग से एक जोड़ी कंफर्टेबल कपड़ों का सेट लिया और शावर लेकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ 10 मिनट बाद जब वो बाहर आया तो बिना बेड पर ध्यान दिए वैनिटी टेबल की तरफ बढ़ गया और अपने बालों के पानी को टॉवल की मदद से सुखाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे बेड की तरफ से किसी के बोलने की आवाज आई, जिससे वो अपने सिर को हल्का मोड़कर बेड की तरफ देखने लगा। वहाँ एकांशी पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें हैरानी और शर्मिंदगी से फैल गई। क्या होगा अब कहानी में आगे?
जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। कुछ 10 मिनट बाद जब वो बाहर आया तो बिना बेड पर ध्यान दिए वैनिटी टेबल की तरफ बढ़ गया और अपने बालों के पानी को टॉवल की मदद से सुखाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे बेड की तरफ से किसी के बोलने की आवाज आई, जिससे वो अपने सिर को हल्का मोड़कर बेड की तरफ देखने लगा। वहाँ एकांशी पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें हैरानी और शर्मिंदगी से फैल गई। वहाँ बेड पर एकांशी अपने कपड़ों को निकालकर अयांश के शर्ट को पहनकर बैठी हुई थी और अपने बालों को इधर से उधर झटक कर हंसे जा रही थी। उसी बीच उसकी आंखें भी कभी कभार बंद हो जा रही थी, जिससे वो झपकी लेते हुए एक तरफ झुकी जा रही थी। लेकिन कुछ ही पल बाद वो खुद को जागने के लिए मजबूर कर सीधा बैठकर वही सारी हरकतें दोहराने लग रही थी, जिसे काफी देर तक वैनिटी टेबल के करीब खड़े होकर अयांश देखता रहा। उसे एकांशी के ड्रेस चेंज कर उसकी शर्ट पहन लेने वाली बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन कल रात की तरह आज भी वो एकांशी के लुक से आकर्षित जरूर हो गया। उसकी हंसी की आवाज कमरे के साथ साथ अयांश के दिल में भी उतरने लगी। उसे अपने दिल की धड़कनें तेज होती आसानी से महसूस होने लगी और तो और उसका हाथ जो कि एकांशी को देखने से पहले सिर पर था, वो भी धीरे धीरे नीचे हो चला। कमरे के ठंडे तापमान और तुरंत शावर लेकर निकलने के बावजूद भी अयांश को अपने शरीर में बेचैनी और उष्णता महसूस होने लगी, जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल भी छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया और वो बिना कुछ भी और सोचे बेड की तरफ बढ़ गया। बेड तक पहुंचने पर अयांश ने एकांशी के गोरे बदन को एक और नजर देखा, लेकिन उसे नशे में देखते हुए उसने अपने जज्बातों को बहक जाने से रोका और तुरंत ही गंभीर होते हुए कहने लगा, उठ क्यों गई तुम? और तुमने अपने कपड़ों को क्यों चेंज कर दिया? मेरा शर्ट कहाँ से मिला तुम्हें? ओह की आवाज के साथ एकांशी बेड के उस ओर मुड़ी जहाँ अयांश खड़ा था। उसे 2 मिनट तक अपलक देखते रहने के बाद वो बेड के बीच से उठी और घुटनों के बल चलते हुए अयांश के करीब आकर उसके गले में अपने हाथ को फंसाते हुए कहने लगी, मैंने इसे सोफे से लिया। आपकी बॉडी की खुशबू इस शर्ट में बसी हुई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतना कहते हुए एकांशी अयांश के और करीब आती गई और एक पल के बाद उसके कंधे पर अपने चिन को टिकाते हुए गहरी गहरी गर्म सांसें अयांश के गर्दन पर छोड़ने लगी। उसकी सांसों की गर्माहट को अपने गर्दन पर फिसलता हुआ महसूस कर अयांश के नियंत्रण में किए हुए जज्बात एक बार फिर उस पर हावी होना शुरू हो गए और उसकी सांसों की रफ्तार भी एकांशी के सांसों की सांस पकड़ने लगी। एकांशी की हरकतें और उसकी छुवन का एहसास अयांश की आंखों में एक अनकहा चाहत और तमन्ना को उकेरने लगा। कमरे की ठंडी और शांत वातावरण के बीच एकांशी का उसके करीब होना उसे प्यार भरे मधोशी से भरे जा रहा था, जिसे अब वो किसी भी तरह से नियंत्रण में ना रख पाया और एकांशी के कमर को टाइटली पकड़ते हुए उसके साथ साथ खुद भी बेड पर जा गिरा। अब दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो गया, जिससे दोनों ही एक दूसरे की आंखों में संजीदगी से निहारने लगे। हालांकि एकांशी को इस वक्त कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रही थी, लेकिन अयांश वो एहसास जो वो अपने दिल में छुपाए हुए था, वो पूरी तरह से अपनी आंखों के द्वारा जाहिर कर रहा था। उसके भाव इस वक्त ऐसे थे जैसे वो बस अभी एकांशी के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देगा। एकांशी की हल्के गुलाबी होंठों की मुस्कान में खोए हुए अयांश को ये तक ख्याल नहीं रहा कि उसके हाथ अपने आप ही उठकर एकांशी के बालों को सहलाने लगे हैं। इधर एकांशी नशे में होने के बावजूद भी अयांश के कशिश से भरे चेहरे को देख और उसके हाथों को अपने सिर पर यूं ही घूमता हुआ महसूस कर हैरत में थी। होश में ना होने के बावजूद भी वो अपनी सूनी सी जिंदगी में कुछ नयापन महसूस करने लगी। वो स्नेह और लगावट जो अयांश इस वक्त उसके लिए दिखा रहा था, वो एकांशी के अंदर साहस भरने का काम करने लगा, जिससे वो अयांश के हाथ को अपने बालों से हटाने लगी और धीरे धीरे अयांश के करीब से सरकते हुए दूसरी तरफ जाने लगी। जिसे नोटिस करते हुए अयांश ने उसे छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे टिकाए सीधा लेटकर उसकी आगे की हरकतों को देखने लगा। वहीं एकांशी धीरे धीरे बेड पर अचानक तब रुक गई
जब अयांश ने खुद ही उसे छोड़ दिया और बड़े ही सौहार्दपूर्वक उसकी तरफ निहारने लगा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शांति भरी मुस्कान को देख अगले ही पल एकांशी अपनी जगह से उठी और अयांश के बाइसेप्स को बेड पर दबाते हुए उसके शरीर के ऊपर बैठ गई। अचानक एकांशी के किए गए इस मूव से अयांश की आंखों के साथ साथ भौहें भी कुछ तंज हो गई और उसने सामान्य सी आवाज में ही कहा, लड़की, तुम जानती हो एक लड़के के ऊपर इस तरह बैठना कितना खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। लड़की? आप मुझे लड़की क्यों कह रहे हैं? आप तो मुझे हमेशा से एकांशी कहते हैं, वो भी तब जब आप गुस्से में होते हैं, वरना आप कभी मेरा नाम नहीं लेते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि आप मुझे क्या कहिए, आप मुझे बुलाइए। वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट कैट, देखिए मेरे गाल कितने सॉफ्ट है। इतना कहते हुए एकांशी अयांश की तरफ झुकी और उसके चेहरे पर अपने गाल को सहलाते हुए बोलना जारी ही रखा, देखिए ये सॉफ्ट है ना। इधर दूसरी तरफ एकांशी की इन सभी बचकानी बातों और हरकतों से अयांश के चेहरे की छोटी मुस्कान बढ़ती जा रही थी और वो अपने दिल की गहराई से उन सभी पिछली घटनाओं को भूलने लगा था। इसलिए जब एकांशी उसके चेहरे को अपने गालों से सहलाने लगी, तब उसने अपने बाहों को एकांशी के पकड़ से आजाद कर जल्दी से एकांशी के कंधे को पकड़कर उसे खुद से अलग किया और अपने उल्लसित आवाज को दबाते हुए बोला, बस मैं समझ गया कि तुम्हारे गाल सॉफ्ट है। अब बिना कोई और शरारत किए चुपचाप मेरे ऊपर से उतरो और शांति से बेड पर सो जाओ। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। क्या मैं आपको भारी लग रही हूँ? अगर लग रही हूँ तब भी आपको ये सहना पड़ेगा। आपको याद नहीं है क्या आपने मुझे कितनी बार तकलीफ दी है? अब मेरी बारी है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अयांश के अपने ऊपर से हटने के लिए कहने के बाद एकांशी बोली, नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। क्या मैं आपको भारी लग रही हूँ? अगर लग रही हूँ तब भी आपको ये सहना पड़ेगा। आपको याद नहीं है क्या आपने मुझे कितनी बार तकलीफ दी है? अब मेरी बारी है। हाँ, तो क्या रात भर ऐसी ही बैठी रहोगी? अयांश के इतना कहने के तुरंत बाद ही एकांशी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपको याद है आपने मुझे ऑफिस में कैसे नेक किस किया था? मैं भी आपको वैसा ही निशान देना चाहती हूँ। तब आपको भी पता चलेगा कि जब कोई देख लेता है तो कितनी शर्म आती है। ओह रियली? अयांश उसके बच्चों जैसी बदला लेने की भावना पर हंसते हुए बोला, जिस पर एकांशी तुरंत ही नाराजगी भरी एक्सप्रेशन बनाती है और अयांश के सीने पर मुक्का मारते हुए कहने लगी, आप मुझ पर हंस रहे हैं, मैं सच में आपसे बदला लेना चाहती हूँ। आपको पता है मैं उस दिन कितना रोई थी? आप मुझसे इतनी वो इतना ही कह पाई थी कि तभी अयांश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए गंभीरता से बोला, ठीक है, गो अहेड, तुम जिस तरह भी मुझे सताना चाहती हो सता सकती हो। अयांश के इन्हीं कुछ शब्दों से एकांशी के चेहरे पर वापस मुस्कान तैर गई और बिना समय गंवाए वो उसके गर्दन की तरफ झुककर किस करने के बजाय अपने दांतों से काटने लगी। हालांकि पहले कुछ सेकंड तक वो झिझकते हुए कम दबाव के साथ काटती रही, लेकिन जब अयांश ने उसका कोई विरोध नहीं किया तब उसने उसके गर्दन पर अपने दांतों के दबाव को थोड़ा बढ़ा दिया, जिससे अयांश को अपने गर्दन के उस हिस्से में तीक्ष्ण दर्द का एहसास हुआ, जिसके रिएक्शन में उसने अपने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाकर एकांशी को पकड़ना चाहा, लेकिन जल्दी ही उसे एकांशी के साथ किए अपने बर्ताव की याद आ गई। वो दर्द जो इस वक्त वो महसूस कर रहा था, वही दर्द एक वक्त एकांशी ने भी तो सहा होगा, वो भी सिर्फ उसकी वजह से, अपने बुरी यादों की वजह से। अयांश का वो दर्द जो एकांशी के दांतों द्वारा उसके गर्दन पर दिया जा रहा था, वो उसके गर्दन से होते हुए दिल में उतर आया, जिसकी वजह से उसे अपनी सांसें घुटती हुई महसूस होने लगी। इसलिए जब एकांशी उसके गले को छोड़कर उठ गई, तब अयांश की आंखों को गहरी सोच में डूबा हुआ देख उसने अयांश के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और उदासी से पूछने लगी, अयांश, मैंने आपको सच में तकलीफ पहुंचा दी क्या? आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? अयांश एकांशी की आंखों की मासूमियत को देखते हुए गंभीर भाव से बोला,
हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अयांश के इस जवाब से एकांशी के चेहरे के भाव भी कुछ ही सेकंड में उदासीनता की तरफ बढ़ चले और वो उसके बॉडी से उतरकर बिल्कुल उसके बगल में लेटते हुए लंबी सांसें भरती हुई बोली, अयांश, आपकी सभी तकलीफों और दर्दों की वजहों में से मैं भी एक हूँ ना। एकांशी के अचानक इस सवाल को पूछ लेने से अयांश असमंजस में पड़ गया और वो बस उसे देखता रहा और फिर अपनी गहरी सी आवाज में बोला, तुम मेरे लिए। और फिर कुछ पलों की खामोशी के बाद वो बोला, सो जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं कुछ देर बाहर ही हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ से उठा और पीछे घूमकर एक नजर और एकांशी को देखने के बाद वहाँ से लंबे लंबे कदमों से चलते हुए रूम के बाहर चला गया। उधर एकांशी ने उसके पीठ की तरफ देखा और तब तक देखती रही जब तक कि अयांश वहाँ से निकल नहीं गया। उसी बीच एकांशी भी अपने होंठों पर दांत को जमाते हुए बेड से उठ खड़ी हुई और थोड़ा लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे चलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे को धीरे से खोलकर उसने अपने सिर को बाहर किया और अपने तितलीनुमा पलकों को फड़फड़ाते हुए एक टक अयांश को देखने लगी, जो कि खिड़की के करीब खड़ा अपने हाथों में लिए हुए सिगरेट को जला रहा था। उसे कुछ 2 मिनट तक देखते रहने के बाद उसने खुद को पूरी तरह दरवाजे के बाहर किया और दबी कदमों से चलते हुए अयांश के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। हालांकि वो अपने जान से कोई आवाज नहीं कर रही थी, लेकिन नशे में होने की वजह से उसके कदमों और अस्थिर सांसों की आवाज अयांश सुन चुका था। फिर भी वो उसकी तरफ बिना मुड़े ही अपने सिगरेट के कश को खींचता रहा और उस जहरीले धुएं को खिड़की के बाहर छोड़ता रहा। इधर एकांशी स्थिर खड़ी होने की कोशिश करते हुए इधर उधर झूलती रही और फिर जब वो खुद को स्टेबल ना कर पाई तब अचानक से अयांश के पीठ पर अपने चेहरे को रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को उसके सीने की तरफ ले जाते हुए उसे मजबूती से पकड़ लिया। एकांशी के चेहरे को अपने पीठ पर और उसके हाथ को अपने सीने की तरफ बढ़ता हुआ महसूस कर अयांश ने सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने जूते से रगड़ते हुए गंभीरता से बोला, मैंने कहा था ना चुपचाप सो जाओ, बाहर क्यों आई तुम? एकांशी हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना चुपचाप सो जाओ, बाहर क्यों आई तुम? लड़की, तुम मेरी नकल कर रही हो, अयांश ने कहा। एकांशी अपने पूरे दिल से खिलखिलाती हुई बोली, लड़की तुम मेरी नकल कर रही हो, बस करो, तुम मुझे कितना फ्रस्ट्रेट करोगी? अयांश ने उसके हाथ को अपने सीने से हटाते उसकी तरफ घूम कर कहा, बस करो तुम मुझे। एकांशी इतना ही कह पाई थी कि अयांश ने उसके बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने बिल्कुल करीब खींचते हुए बोला, बस अब तुम सीधे यहाँ से सोने जाओ या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डांटूं? एकांशी अब भी मुस्कुराते हुए अयांश के चेहरे तक पहुँचने के लिए अपने एडियो को उठाकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही तो आप मुझे क्यों जबरदस्ती सुलाना चाहते हैं? और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप मुझे डांटे, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्यार प्यार और बहुत ज्यादा प्यार करें। इतना कहते कहते एकांशी की नजर अयांश के गर्दन के उस भाग पर पड़ी जहाँ कुछ देर पहले उसने काटा था। वहाँ दांतों के गड़ने के लाल निशान उभर आए थे, जिसे देख एकांशी ने उसे छूने के लिए अपने एक उंगली को आगे किया। तभी अयांश ने जल्दी से उसके बाहों को छोड़ा और उससे कुछ हद तक दूरी बनाते हुए एक झिझक के साथ थोड़ा कम कठोर लहजे में कहा, गो एंड स्लीप राइट नाउ। इतना कहने के बाद वो दूसरी तरफ मुड़ गया, क्योंकि वो एकांशी के नशे की हालत में उसे अपने करीब आने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने लंबे लंबे कदम उठाने शुरू कर दिए, जैसे कि अब वो एकांशी से हर हाल में छुटकारा पाना चाहता था। एकांशी उसकी इन असमानता को आसानी से महसूस कर सकती थी, इसलिए उसे रूम से बाहर जाने का कोई मौका दिए बिना वो उसके पीछे दौड़ी और जब अयांश कमरे का दरवाजा खोलने लगा तो उसकी बाहों में जा गिरी, जिस पर तेजी से रिएक्ट करते हुए अयांश ने उसे पकड़ा ताकि वो नीचे ना गिर जाए। एकांशी के करीब होने से उसकी भीनी खुशबू एक बार फिर अयांश के मजबूत नियंत्रण को बहकाने लगी और वो अपने कमजोर पड़ रहे होश के साथ उससे दूर रहने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन किसी भी तरह से वो उसे अपनी बाहों से अलग ना कर सका। और तभी एकांशी अपने पंजों के सहारे खड़ी होकर उसके होंठों को अपने होंठों से मिलाने लगी। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
एकांशी के करीब होने से उसकी भीनी खुशबू एक बार फिर अयांश के मजबूत नियंत्रण को बहकाने लगी और वो अपने कमजोर पड़ रहे होश के साथ उससे दूर रहने के लिए संघर्ष करने लगा। लेकिन किसी भी तरह से वो उसे अपनी बाहों से अलग ना कर सका और तभी एकांशी अपने पंजों के सहारे खड़ी होकर उसके होंठों को अपने होंठों से मिलाने लगी। एकांशी के इस मदहोश से भरे हरकत ने अयांश के भीतर के अरमानों को जगा दिया, जिससे उसके नियंत्रित किए जज्बात पूरी तरह से फाख्ता होने लगे और उसने दरवाजे को वापस से धक्का देकर बंद कर दिया। एकांशी के कमर पर अपने बाहों को कसते हुए अयांश उस पर थोड़ा दबाव बनाने लगा, जिससे कि एकांशी के पंजे धीरे धीरे जमीन पर जा टिके और वो अयांश के गहरे होते किस से पीछे कदम लेने लगी। एक पल के बाद जब अयांश का ध्यान एकांशी के पीछे होते सिर की तरफ गया, तो बिना एकांशी के होंठों को आजाद किए उसने उसके सिर के पीछे अपने हाथ को रख दिया, ताकि एकांशी का सिर दरवाजे से ना टकरा पाए। उसे दरवाजे से टिकाते हुए अयांश का उसे किस करने का अंदाज और अधिक गहरा और लोमहर्षक होता चला गया। एकांशी को बिना कोई मौका दिए वो उसमें डूबने लगा। हालांकि वो ज्यादा देर तक एक दूसरे में खोए हुए ना रह पाए और एक झटके के साथ अयांश उससे अलग हो गया, जैसे कि वो एकांशी को फोर्स नहीं करना चाहता था। चूंकि पिछली रात को एकांशी ने उनकी नजदीकियों पर इनकार की भावना जाहिर किया था, इसलिए वो एकांशी के नशे के दौरान कोई भी अनिच्छित स्टेप नहीं लेना चाहता था। इधर अयांश के अलग हो जाने से एकांशी भी गहरी गहरी सांसों को भरते हुए उसे ही देखने लगी, जिससे दोनों की आंखें एक बार को टकरा गई। कुछ पलों तक अयांश की खूबसूरत आंखें रहस्यमय तरीके से किसी गहरी चिंतन में डूबी रही और फिर उसने धीरे धीरे एकांशी के कमर से अपने बाह को अलग करना शुरू कर दिया, जिस पर एकांशी ने उसके कॉलर को पकड़ा और उसे तेजी से अपनी तरफ खींचते हुए सरगर्मी सी आवाज में कहने लगी, क्यों? आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? एकांशी के द्वारा कॉलर को खींच लेने से अब अयांश उसके चेहरे के और करीब हो गया। अचानक उसकी बाह एकांशी के कमर पर सख्त होने लग गई। कमरे के सन्नाटे भरे माहौल में लगभग 5 मिनट बाद अयांश ने एकांशी के सवाल के बारे में उससे पूछा, क्या करता हूँ मैं? मुझसे दूर भागते हैं आप। शादी के बाद से लेकर आज तक आपने सिर्फ मुझसे दूरियां बनाई हैं। मुझे अकेला छोड़ देते हैं उस बड़े से मेंशन में। जैसे कि आज भी आप मुझसे अलग ही रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कहते हुए एकांशी की आंखें आंसुओं से भर गई और अब तक का उसका मुस्कुराता चेहरा दुख और तकलीफ में सराबोर नजर आने लगा, जो कि अयांश के दिल में भी दुख का सबब हो गया। दूरियां? क्या इन सभी दूरियों की वजह बस मैं ही हूँ? इतना कह अयांश ने एकांशी के आंसुओं से लाल होते आंखों को देखा और अपनी आवाज को थोड़ा और कोमल कर झिझकते हुए उससे पूछा, क्यों धोखे से मेरे बेड तक आई तुम उस रात? उस पार्टी की रात को तुमने मुझे वो पिल्स क्यों दी? अयांश के इस सवाल पर एकांशी काफी देर तक वैसे ही दरवाजे से लगी सिर को नीचे किए रही। ड्रग्स की वजह से उसका दिमाग कोई भी पुरानी याद को साफ तरह से सोच पाने के काबिल नहीं था। वो नहीं समझ पा रही थी कि अयांश किस रात की बात कर रहा है। हालांकि उसके दिल की गहराई में ये बात जरूर समा गई कि अयांश की नाराजगी का कोई ऐसा कारण है जिसके बारे में वो जानती तक नहीं। एकांशी की ये चुप्पी अयांश के दिल में किसी तीर की तरह चुभने लगी, जिससे उसने अपनी लंबी मजबूत भुजाओं को उसके पतले कमर से अलग कर लिया। इस पल उसकी आंखें किसी सितारे की तरह चमक रही थी, जिसमें ठंडी और हड़ताली रोशनी छुपी हुई थी। तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है ना? हो भी कैसे सकता है? मैं कभी कभी खुद को तुम्हारे पास लाकर इस दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान महसूस करता हूँ। इतना कहते हुए अयांश ने एक लंबी शांत रहने वाली सांस भरी और फिर तुरंत ही एकांशी के बाजू की तरफ हाथ को बढ़ा दिया, लेकिन उसे छूने से पहले ही उसके हाथ हवा में ठहर गए और उसने बेमन से ही कहा, दरवाजे से हटो, मुझे बाहर जाने दो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ घुटता हुआ महसूस कर रहा हूँ। बाहर जाने की बात पर एकांशी ने तुरंत प्रतिक्रिया किया और अपने दोनों हाथ को दरवाजे पर फैलाते हुए अपने सिर को ऊपर उठा लिया और एक तक अयांश की ठंडी हो चुके हाव भाव को देखने लगी।
तभी अचानक ना जाने उसके मन में कैसे सुनीता आदित्य की बर्थडे पार्टी में कही गई अयांश की डायबिटीज वाली बात याद आ गई, जिसकी वजह से उसने उत्तेजित आवाज में कहा, मैंने वो पिल्स आपको इसलिए दी थी क्योंकि आपको डायबिटीज है और आपने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी। एकांशी को इस तरह अचानक अपने सवाल के बदले में जवाब देता सुन अयांश पहले 2 मिनट तक उसकी बात का मतलब समझता रह गया। उसे कभी भी डायबिटीज की शिकायत नहीं रही थी, फिर वो डायबिटीज की बात क्यों कह रही थी? क्या वो ड्रग्स की वजह से अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी या इस वक्त उसका कहा गया हर एक शब्द एक बहाना था, जिसके उपयोग से वो खुद को इनोसेंट साबित कर रही थी? चूँकि उसने सीसीटीवी में ये साफ तौर से देखा था कि एकांशी ही वो लड़की थी जिसने ड्रिंक में पिल्स डालकर वेटर से उसके पास सर्व करवाया था, इसलिए उसे इस वक्त एकांशी की बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। हालांकि वो गुस्से में नहीं था, उसे सिर्फ अपनी और एकांशी के रिश्ते पर अफसोस हो रहा था। इसलिए उसने एकांशी के बाजुओं को कोमलता से पकड़ा और उसे दरवाजे से हटाकर दूसरी तरफ खड़ा करते हुए बोला, मुझे बहाने देने की जरूरत नहीं है, मुझे कभी भी डायबिटीज नहीं रही है। इतना कह लेने के बाद अयांश ने एकांशी की नीरस आंखों में झांका और फिर उसके बाजू से अपने हाथ को हटाकर ये कहते हुए बाहर निकलने लगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम कमरे से बाहर निकली तो तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना होगा। अयांश को अपने आंखों के आगे से निकलता देख एकांशी को अपने दिल के अंदर एक बार फिर सूनापन सा लगने लगा, जिससे उसने अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाकर उसे पीछे से आलिंगन किया और लगभग गुस्से में रोते हुए कहने लगी, आप नहीं जा सकते, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अगर आपने एक भी कदम कमरे के बाहर निकाला तो मैं भी आपके साथ साथ ही चलूंगी। अब से मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कभी मेरी कोई बात नहीं सुनते। छोड़ो मुझे, अयांश ने कहा और एकांशी की हथेली को पकड़कर अपने शरीर से अलग करना चाहा, लेकिन एकांशी की मजबूत पकड़ को देखते हुए उसने कोशिश करना बंद कर दिया और इस बार थोड़ी कठोर भाव से फिर कहा, एकांशी राठौड़, जस्ट लीव मी। आप फिर गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर? एकांशी ने कहा। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अयांश अपने आवाज में विनम्र भाव को लाते हुए बोला, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बस थोड़ी शांति ढूंढ रहा हूँ। वो इतना ही कह पाया था कि तभी एकांशी उसके सीने की तरफ अपनी हथेली को बढ़ाने लगी और रोते हुए बोली, आप गुस्से में हैं, आप मुझ पर गुस्सा होते हैं तभी मेरा पूरा नाम लेते हैं और आपने इस वक्त मेरा पूरा नाम लिया, इसलिए आप मुझ पर गुस्सा है। मैं गुस्से में नहीं भी रहूंगा तब भी तुम गुस्से की बात मेंशन करके मुझे गुस्सा दिला दोगी, इसलिए मुझे छोड़। अयांश इतना कहते कहते तब रुक गया जब एकांशी ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों के सहारे अयांश के पहने शर्ट के बटन को खोलने लगी। उसकी उंगलियों को अपने बटन पर बेचैनी से घूमता हुआ महसूस कर अयांश ने बिना पलटे ही एकांशी के दोनों हाथों को पकड़ा और अपने उसी ठंडे से भाव के साथ कहने लगा, लड़की, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी सीमा को चुनौती नहीं दे सकती। इतना कह लेने के बाद अयांश अपनी स्थिति में पलटा और अपनी लंबी भुजा को उठाकर एकांशी के कंधे पर लटका दिया। उसके चेहरे के सामने झुकते हुए उसने एकांशी की लंबी घुमावदार पलकों को लगभग 2 मिनट तक निहारा और अगले ही पल अपने हाथ को उसके पीठ पर रख अपने करीब खींचा और उसके कोमल गुलाबी होंठों को अपने होंठों से ढक लिया। लिविंग रूम में नाइट लैम्प की हल्की रोशनी फैली हुई थी, जिसमें अब अयांश और एकांशी एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े आलिंगन में खोए हुए थे। अगले 1 मिनट बाद अयांश ने एकांशी को अपनी बाहों ने उठाया और चलते हुए बेडरूम के अंदर दाखिल हो गया। एकांशी को बेड पर कोमलता से रखने के बाद अयांश ने अपने कोहनी का इस्तेमाल करके उसके शरीर के आधे हिस्से को ढक लिया और एकांशी उसके नीचे समतल लेटी हुई थी। एकांशी की आंखों में देखते हुए अयांश की आंखें किसी क्रिस्टल की तरह चमक उठी
और उसकी सांसें पूरी तरह से अस्थिर होती गई। दोनों की बेचैनी को उनकी तेज होती दिल की धड़कनें साफ जाहिर कर रही थी। एकांशी का चेहरा शर्म से इस तरह से लाल हो चुका था जैसे वो पहली बार अयांश का साथ पाने वाली थी। इधर अयांश उसकी शर्मीली और भावनाओं से लिप्त आंखों में निहारे जा रहा था, जैसे कि वो उसके करीब आने से काफी प्रभावित थी, जिसकी वजह से एक बेचैनी का एहसास अयांश को भी घेरे जा रही था। लेकिन फिर भी वो अपने होश और जज्बात को पूरी तरह से खोने से खुद को रोके हुए था। उसका शरीर स्पष्ट तरीके से उसके नियंत्रण में ही था। इसी तरह उसने अपने अतिरिक्त इच्छाओं को दबाते हुए एकांशी के गालों पर अपने अंगूठे को सहलाते हुए सम्मान पूर्वक कहा, एकांशी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार। इतना कहते हुए अयांश ने महसूस किया कि उसका गला जैसे अवरुद्ध हो गया है और वो सिर्फ एक लफ्ज प्यार अपने मुंह से नहीं निकाल पा रहा, जिसकी वजह से उसने थोड़ा और स्ट्रगल किया लेकिन वो नाकामयाब ही रहा। इसलिए उसने अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, इस बार इसकी कीमत लगने की बात मत सोचना, ये लम्हा सिर्फ मेरा और तुम्हारा है, ये बस हम दोनों का एहसास है और एहसास की कोई कीमत नहीं होती। अयांश की आवाज बहुत नरम थी और एक चाहत भरे इशारे के साथ ही एकांशी के शरीर का रोम रोम जैसे कांप उठा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बार बार अपनी पलकों को बंद और खोल रही थी। हमेशा से वो यही तो चाहती थी कि उनकी नजदीकियों के एहसास की कोई कीमत ना लगे। अंदर ही अंदर उसके दिल में अयांश की ये बात ठहर गई, जैसे ये उसकी ऐसी कामना थी जो वो अपने पूरे दिल से मांगा करती थी। और अब जब अयांश उससे खुद ही ये कह रहा था कि वो अब से उनके बीच के एहसास की कोई कीमत नहीं लगाएगा, तो उसके चेहरे पर एक अलग नूर फैल गया था। अयांश इस समय तक सिर्फ उस पर नजर गड़ाए हुए था। जब वो इस बात से सहमत हो गया कि कल रात की तरह उसके चेहरे पर कोई घृणा या अनिच्छा नहीं है, तो उसने अपने हिम्मत को बढ़ाते हुए धीरे धीरे वो उसके माथे की तरह झुक गया और उसके माथे को अपने होठों से चूमते हुए कहने लगा, तुम्हारे नशे की हालत में मैं अपनी नजदीकियों को नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। इतना कहते हुए अयांश ने अपनी भौहों को थोड़ा उठाया और धीरे धीरे एकांशी के शरीर से अलग होने के लिए उठने लगा। उसी पल एकांशी ने अयांश के आधे खुले शर्ट के कॉलर को पकड़ा और उसे वापस से अपने ऊपर गिराते हुए अपनी आवाज में अधीरता लिए हुए बोली, आपने कहा कि आप इसकी कीमत नहीं लगाएंगे, फिर आप मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या फिर से आपका मन बदल गया? क्या अगली बार आप फिर मेरे एहसासों की कीमत लगाना चाह? वो इतना ही कह पाई थी कि तभी उसकी तेजी से हिलते होंठों के बीच अयांश ने अपनी उंगली को रखते हुए कहा, चुप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अयांश के मुंह से इतना सुनते ही एकांशी ने तकिए से टिके अपने सिर को ऊपर अयांश की तरफ उठाया और अगले ही पल अपने शरीर की पूरी बेचैनी के साथ उसके होंठों को अपने होंठों से ढक लिया। आज रात पहली बार ऐसा हुआ था जब अयांश ने अपने पूरे दिल से एकांशी के करीब होने के हर एक एहसास को महसूस किया था और उसे अपने पूरे दिल से प्यार भी किया था। शायद एकांशी बहुत थकी हुई थी या हो सकता है उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए जब सब कुछ खत्म हुआ तो उसने अपना सिर अयांश के सीने पर ही टिका दिया और फिर हल्की नींद में सो गई। लेकिन दूसरी ओर अयांश पूरी तरह जाग रहा था। उसकी आंखें एकांशी को ही देख रही थी, जो उसकी बाहों में ही बेसुध लेटी हुई थी। काफी देर तक एकांशी को देखते रहने के बाद अयांश ने नोटिस किया कि जैसे ही वो अपने अंदर सांस भर रहा था, एकांशी की आंखों की पलकें थोड़ी कांप जा रही थी, जैसे उसका सांस लेना एकांशी की नींद में खलल डाल रहा था। एकांशी की खुलती नींद पर ध्यान जाते ही अचानक बिना सोचे समझे अयांश ने अपनी सांसें रोक ली, ताकि जिस नाज से वो उसके सीने पर सिर रख कर सो रही थी वो खुल ना जाए। सांस रोकने के 1 मिनट बाद ही अयांश को अपने शरीर में बेचैनी होने लगी। उसका दम घुटता हुआ महसूस होने लगा, जिसकी वजह से उसने एकांशी के सिर को अपनी हथेली के सहारे टिकाया और फिर उसे अपने सीने से थोड़ा ऊपर उठाकर खुद उसकी तरफ करवट लेकर लेट गया। एकांशी को अपनी बाहों के घेर में लेते हुए उसने उसके सिर को अपने सीने में छुपाया
और बड़ी ही सुकून के साथ अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।